जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बेस्ड टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर को दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ाया था उसका थोड़ा आपको रिवीजन करा देते हैं, क्या क्या हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन किया था। हालांकि मैंने आपको दोस्तों बहुत डिटेल के साथ इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया है, बताया है एक एक चीज़ के बारे में। अब थोड़ा मैं आपका आपका रिवीजन कराऊंगा एक छोटे से टाइम में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले बजट के बारे में जाना था और बजट इससे पहले दोस्तों घाटे के बारे में आपको बताया था, घाटा क्या होता है। तो हमको दोस्तों बजट घाटा अब देखने को मिलता है, बजट घाटा। तो बजट घाटा क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था। इसमें दोस्तों आपका बजट जो एक्चुअली में जो जिस जिस से बन के मिलकर बना होता है, वो आपका एक राजस्व राजस्व आय होता है और एक आपका पूंजीगत आय होता है। राजस्व और पूंजीगत चीज़ों से दोस्तों ये हमारा बजट बना होता है। तो बजट घाटे में हमने सबसे पहले देख बजट घाटे में देखते हैं कि जो कुल व्यय होता है, कुल व्यय जब हमारा कुल व्यय ज़्यादा होता है और कुल आय से, तो हमें वहाँ पर बजट घाटा देखने को मिलता है। और व्यय में आपका क्या क्या आता है ये सब मैंने डिटेल के साथ आपको बताया है। व्यय में हमें तो हमारी दो चीज़ देखने को मिलती है, एक आपका राजस्व व्यय हो जाएगा और एक आपका पूंजीगत व्यय देखने को मिलता है। इन दोनों में जो दोस्तों इन दोनों को जोड़कर हमारा व्यय बनता है, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय। इन दोनों को इन दोनों से मिलकर हमें हमारा जो व्यय मिलता है और आपकी आय होती है, जो आय होती है वो आपकी राजस्व आय और पूंजीगत आय, इन दोनों को मिलाकर हमारा आय बनता है। इस तरीके से दोस्तों बजट घाटा होता है। और बजट जो आपका मिलकर बना होता है मैंने आपको बताया था, वो हमें हमारा बजट आपका राजस्व की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, राजस्व से और पूंजीगत चीज़ों से देखने को मिलती है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं हमें राजस्व घाटा भी देखने को मिलता है। और राजस्व घाटा क्या होता है दोस्तों, जब राजस्व राजस्व घाटे के बारे में बात करें तो राजस्व घाटा जो होता है वो आपका राजस्व व्यय और राजस्व आय का अंतर होता है। यानी कि जब हमारी राजस्व व्यय राजस्व व्यय जब हमारा राजस्व आय से ज़्यादा हो जाता है तो हमको वहाँ पर राजस्व घाटा देखने को मिलता है। और इसी तरीके से हमारा जो पूंजीगत घाटा होता है, पूंजीगत घाटे के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूंजीगत घाटे में भी आपका व्यय ज़्यादा होता है और आपका पूंजीगत व्यय ज़्यादा होता है पूंजीगत आय से। और पूंजीगत आय, इन दोनों का डिफरेंस आपका पूंजीगत घाटा कहलाता है। जब मान के चलो हमारा व्यय 100 रुपये है और हमारी आय 50 रुपये है, तो यहाँ पर हमको पूंजीगत घाटा देखने को मिलेगा 50 रुपये का। तो इस तरीके के हमारे ये घाटे लगते हैं, इनके बारे में डिटेल के साथ आपको मैंने बताया था। एक हमारा होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा के बारे में मैंने आपको बताया था राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटे में हम कह सकते हैं दोस्तों, जो राजस्व घाटा में इसमें सरकार के जो खर्चा होते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है, उधार लेती है, उधार की आवश्यकता होती है, उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। और यहाँ पर राजकोषीय घाटा में राजकोषीय घाटा में हमारी कुल जो व्यय होती है, कुल व्यय जब ज़्यादा हो जाती है कुल आय से, तो हमें वहाँ पर राजस्व घाटा देखने को मिलता है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ऋण को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ऋण भी एक तरीके की एक संपत्ति होती है, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पर आपकी आय ही देखी जाएगी और यहाँ पर व्यय। जब हमारा व्यय ज़्यादा हो जाता है आय से, तो हमें वहाँ पर राजस्व घाटा देखने को मिलता है। और यहीं राजकोषीय जब घाटा जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर सरकार को अधिक ऋण भी ज़्यादा हो जाता है, सरकार का ऋण भी अधिक हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों राजकोषीय घाटा देखने को मिलता है। और प्राथमिक एक होता है घाटा, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे के बारे में बात करें तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में से जब हम ब्याज भुगतान को निकाल देते हैं, ये जो बचा हुआ जो राजकोषीय घाटा आएगा, राजकोषीय में से जब हम ब्याज जो हमने पिछले वर्ष जो भी रुपए ले रखे हैं उसकी ब्याज को जब हम निकाल देते हैं राजकोषीय घाटा में से, तो वो हमको प्राथमिक घाटा देखने को मिलता है। एक हमारा होता है
शून्य आधारित बजट, अगर हम शून्य आधारित बजट के बारे में बात करते हैं तो इसमें सरकार जो पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी शून्य मान लेती है। फिर उन पिछले वर्षों के जो भी आंकड़े होते हैं उनको शून्य मारकर फिर एक नया बजट बनाती है, उसी को हम शून्य आधारित बजट कहते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं एक आपका दोस्तों एक राजकोषीय नीति होती है जो कि आपकी, जिसे हम बजट नीति कहते हैं, जो कि आपकी बजट से संबंधित होती है। राजकोषीय जो नीति होती है, राजकोषीय नीति के बारे में बात करें दोस्तों, इसको जो तैयार करता है वो आपका वित्त मंत्रालय तैयार करता है राजकोषीय नीति को। और वित्त मंत्रालय आपका भारत सरकार के अधीन आता है। और इसके राजकोषीय नीति के कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य में अगर हम बात करें तो एक पहला तो उद्देश्य ये रहता है कि ये मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है, जिससे कि मूल्य मूल्य अधिक ना हो और ना ही मूल्य कम हो, यानी कि जब बाजारों में ज़्यादा ना महंगाई बढ़े और ना ही आपकी ज़्यादा मंदी आए। इस तरीके के इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है इसको देश का विकास करना होता है, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना होता है। तो दूसरा है आर्थिक आर्थिक विकास। और तीसरा इसका एक उद्देश्य होता है कि पूर्ण रोजगार देना, जो व्यक्ति जो लोग हैं वो घूम रहे हैं उनको पूरी तरीके से रोजगार दिया जाए। किस तरीके से उनको रोजगार दिया जाए, जिससे कि उनकी जो भी लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सुधर सके। ये उद्देश्य रहते हैं राजकोषीय के। पर लेकिन ये उद्देश्य जब पूरे हो पाते हैं, क्योंकि इनके कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स जब उन टूल्सों का सही से प्रयोग किया जाता है तो ये उद्देश्य उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। एक तो टूल्स ये होता है कराधान होता है, जिसमें कराधान में क्या होता है कि कराधान में टैक्सों को बढ़ाया जाता है, टैक्सों को घटाया जाता है। जब सरकार को लगता है कि महंगाई बढ़ती है तो वहाँ पर टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, और जब सरकार को लगता है कि मंदी आ रही है बाजार में तो टैक्सों को कम कर दिया जाता है। इस तरीके से कराधान का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है टूल सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय में इसमें सरकार जो होती है जनता पर रुपए खर्च करती है, अ, जिससे कि लोगों को आर्थिक स्थिति, यानी कि देश का विकास हो, देश की आर्थिक स्थिति शुद्ध हो, अच्छी हो और लोगों को रोजगार मिले। इसलिए सार्वजनिक व्यय करती है सरकार, और सार्वजनिक ऋण भी लेती है सरकार जनता के लिए, जिससे कि लाइफ स्टाइल लोगों की, जनता की अच्छी हो सके। और साथ ही साथ में सरकार निवेश भी करती है, और निवेश करेगी तो जिससे कि कंपनियां खुलेंगी न्यू, और जिससे कि लोगों को जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलने से दोस्तों उनकी जो जीवन निर्वाह है वो अच्छा होगा, शुद्ध होगा, जिससे कि उसके आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनका भी विकास होता जाएगा। इस प्रकार जब लोगों का विकास होगा तो फिर देश का विकास भी इस तरीके से हो सकता है। अब दोस्तों हमने थोड़ा पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पढ़ा था, 5 ईयर प्लानिंग के बारे में भी जाना था। 5 ईयर प्लानिंग के बारे में थोड़ा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जान लिया था, और उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, उसमें बस इतना ही बताया था कि इसको इसको हम आर्थिक नियोजन भी कहते हैं। और एक्चुअली में ये होता क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आर्थिक नियोजन के बारे में अगर हम बात करें तो नियोजन का मतलब होता है एक योजना बनाना। आर्थिक नियोजन जो होता है इसका मतलब होता है प्लानिंग बनाना या योजना बनाना। यानी कि सरकार क्या काम करती है कि सरकार सबसे पहले जो काम करती है, सरकार अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है, और सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकास करती है। विकास करना होता है सरकार को। लेकिन सरकार के पास जो भी गवर्नमेंट है उसके पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन होते हैं। और सीमित संसाधन जैसे कि कम पैसा होते हैं, कम पैसा हो, और आपका चीज़ जो आपकी टेक्निकल टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो भी कम हो। और यानी कह सकते हो सीमित संसाधन है सरकार के पास, और लेकिन जनता बहुत सारी है। तो इनके लिए, जनताओं के लिए, जनता आपकी अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है। तो सरकार कहती है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं, और ये योजना हमारी 5 वर्ष की होंगी, और जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इन योजनाओं के माध्यम से ही हम देश का विकास कर सकें, देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, और देश में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को बढ़ावा दे सकें। इस तरीके से सरकार के कुछ लक्ष्य होते हैं, उन टारगेटों को सरकार अचीव करती है, और इस तरीके से योजनाएं बनाई जाती हैं। दोस्तों इसमें हम 5 ईयर प्लानिंग है, आपकी पंचवर्षीय योजना जिसे कहते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या क्या हिस्ट्री रह चुकी है इसकी।
तो अगर हम दोस्तों 5 ईयर प्लानिंग के बारे में बात करें, तो 5 ईयर प्लानिंग जिसे हम हिंदी में पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं, और ये पंचवर्षीय योजनाओं को इनको हम इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं। इनको हम इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें प्लानिंग यानी कि भारत में जो योजनाएं हैं बनी हैं, उन योजनाओं की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें कि भारत में क्या क्या हिस्ट्री रह चुकी है इन पंचवर्षीय योजनाओं की। सरकार जो होती है दोस्तों, वो देश के विकास को ध्यान में रखते हुए इसलिए इन योजनाओं को, ये जो योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं को ये इसलिए बनाई जाती हैं जिससे कि देश का विकास हो सके। और अगर हम दोस्तों इन इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात करें, तो इसका जो मतलब होता है, इस सरकार का मेन जो टारगेट होता है, सरकार देश के विकास को ध्यान में रखते हुए इसलिए योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे इससे ही दोस्तों हम, आप कह सकते हो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मतलब होता है कि देश में योजनाओं को बनाना, देश में योजनाओं को बनाना, उसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। यानी कि आर्थिक स्थिति को देखकर, आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए योजनाओं को बनाना, देश का विकास करना ही आपका इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। अगर हम दोस्तों हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, अगर हम इस प्लानिंग योजनाओं के इतिहास की बात करें भारत में, तो इसका क्या क्या इतिहास रहा है वो भी देख लेते हैं। यह दोस्तों पहली बार जो फर्स्ट आइडिया जो था इकोनॉमिक प्लानिंग का अपने भारत में, जो जिसने पहली बार जो विचार दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो विचार दिया था एम विश्वेश्वरैया ने। वही पॉइंट दिखा है दोस्तों, भारत में नियोजन का जो विचार सर्वप्रथम जो दिया था वो एम विश्वेश्वरैया ने इसका प्लान दिया था। और इन्होंने एक किताब लिखी थी। इनकी किताब का इनकी किताब जो लिखी गई थी वो 1934 में एक किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम था, 1934 में एम विश्वेश्वरैया की एक किताब बुक लॉन्च हुई या पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था बनाना, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था बनाना। इसी किताब में इन्होंने कहा था कि हमारे देश के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इसी किताब में दोस्तों इन्होंने कहा था कि हमारे देश के लिए योजनाएं बनाना। इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो विचारधारा, सबसे पहले जो विचार आया था वो एम विश्वेश्वरैया ने आया था, और इन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखा था कि हमारे देश है, इस किताब में जो इन्होंने लिखा था कि हमारे देश के लिए भी कुछ योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे कि हमारे देश का भी विकास हो, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, यहाँ पर उद्योग आए, और हमारे जो कृषि भाई हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी तरीके से विकास हो सके। तो इस तरीके से दोस्तों पहली जो उपज थी दिमाग की वो एम विश्वेश्वरैया की थी। और फिर इसके लिए दोस्तों 1938 में एक अधिवेशन हुआ था, जिसका जिसका नाम था कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा का जो अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में दोस्तों योजना बनाई गई थी। इसी इसी हरिपुरा अधिवेशन में पहले तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियोजन समिति, और यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी, और इसी अधिवेशन में आपके एक योजना बनाई गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में एक योजना बनाई गई थी, और जो कि दोस्तों आप इसको ये कह सकते हो, ये राष्ट्रीय नियोजन समिति थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति जो थी, इसी ने दोस्तों आपकी एक योजना बनाई जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रीय नियोजन समिति के। यहाँ पर इस समिति में हरपुरा अधिवेशन में ही दोस्तों पहली बार ये योजना बनाई गई थी, पहली बार योजना बनाई गई थी। और जो कि आपकी राष्ट्रीय नियोजन समिति की एक योजना प्लानिंग थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके इसके दोस्तों जो कांग्रेस का हरपुरा अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि हालांकि दोस्तों
आपकी योजनाएं नहीं बनाई जा रही थी, बहुत सारी योजनाएं ही बनाई जा रही थी क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो सिर्फ उस टाइम पर योजनाएं बना रही थी। इसके बाद एक योजना फिर से आई 1944 में, जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान की अगर हम बात करें दोस्तों, यह 15 वर्ष की योजना थी। यह 15 वर्ष की योजना थी। और जिसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करना। इसका उद्देश्य था कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करना, और वो भी दोगुना। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करना था दोगुना। और जो उद्योग थे, उद्योग के क्षेत्र में जो विकास करना, वो करना 15 गुना। यानी कृषि के उत्पादन में दोगुना विकास करना है और उद्योगों के उत्पादन में 15 गुना विकास करना है। ये इसका उद्देश्य था। और ये योजना जब बनाई जा रही थी, लेकिन दोस्तों ये योजना सिर्फ बनाई जा रही थी, लेकिन लागू कोई भी नहीं हुई थी। सिर्फ योजना पे योजना बनाई गई थी, लागू कोई नहीं हो पा रही थी। और बॉम्बे प्लान की अगर हम बात करें तो मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, और जिसके अध्यक्ष थे बॉम्बे प्लानिंग के। और बॉम्बे प्लानिंग के अध्यक्ष अध्यक्ष अर्देशीर दलाल थे। और यह प्लानिंग आपकी 1944 में स्टार्ट की गई थी। 1944 में यह योजना आई थी, बॉम्बे प्लानिंग। लेकिन दोस्तों बॉम्बे प्लानिंग के बाद एक और योजना आई थी, जिसका नाम था गांधीवादी योजना। लेकिन दोस्तों गांधीवादी योजना के बाद आपकी एक जन योजना आई थी 1945 में। लेकिन 1944 पहले देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सीक्वेंस पे बिगड़ जाएगा। गांधीवादी योजना का जो मतलब जो था दोस्तों, यह गांधीवादी योजना जो जिसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो व्यक्ति थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन अग्रवाल जी के द्वारा यह गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी, जो कि गांधी की विचारधाराओं से प्रेरित थी। गांधी जी की विचारधाराएं थी कि जो चरखे थे, जो कुटीर उद्योग थे, जिनसे धागे काटे जाते थे, जो कुटीर उद्योग थे, उन उन उद्योगों का विकास करना था इस गांधीवादी योजना का मुख्य उद्देश्य था। कि कुटीर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए इस योजना को लाया गया था। और अगर हम दोस्तों बात करें प्यूपल जो प्लान था, जन योजना थी, इसको 1945 में लाया गया था। और यह एम एन राय के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, और जिसका उद्देश्य था कि 10 वर्षों में लोगों की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना था। जो दोस्तों 10 वर्षों में लोगों की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना था। वही बात होगी दोस्तों, योजनाएं पे योजना आ रही थी पर कोई लागू नहीं हो रही थी। बात करते हैं दोस्तों 1950 में एक फिर से योजना आई, जिसका नाम था सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत की गई थी, वो आपकी जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसका भी उद्देश्य यही था कि कृषि के उत्पादन में थोड़ा बढ़ोतरी हो, विकास हो, और कुटीर उद्योगों के लिए भी कुछ विकास किए जाएं। लेकिन दोस्तों ये योजनाएं लागू नहीं हुई थी, ये बस योजनाएं आ रही थी। फिर बात होती है दोस्तों नेहरू जी जब 1947 में जब दोस्तों 1947 में आपके नेहरू जी जब पीएम बने थे, और आपके जब 1951 और 52 में जब दोस्तों जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, उन आम चुनाव जो कराए गए थे। और 1900 1951 से 52 में जब आम इलेक्शन यानी कि जनरल इलेक्शन जब करवाए गए थे, तो उस टाइम पर दोस्तों आपके नेहरू जी की जो विचारधाराएं थी, नेहरू जी भी उभर के आए थे, तो नेहरू जी की जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। और इन्होंने भी उस टाइम पर सोच रहे थे, ये भी देख रहे थे कि कैसे किस तरीके से देश का जल्दी से विकास कर सकें, और किस तरीके से हम अपने किसान भाइयों की स्थिति को सुधार सकें। तो इसके लिए इन्होंने सोचा था कि इन सबको एक मैनेज करने के लिए एक कमीशन होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, और वह संस्था हमको प्लानिंग प्लानिंग करके या प्लानिंग बना कर दे या योजनाएं बनाए। तो यह इनकी विचारधारा थी।
तो एक संस्था होनी चाहिए और वो संस्था हमें योजनाएं बना के दे जिससे कि हम और अच्छा डेवलपमेंट कर सकें। और दोस्तों जो योजना बनाने के लिए फिर एक संस्था स्थापित की गई थी। ये योजनाओं बनाने के लिए जो योजनाएं प्लानिंग बनाने के लिए फिर एक से एक संस्था स्थापित की गई थी और उस संस्था या उस कमीशन का नाम था योजना आयोग। योजना आयोग जो कि आपका प्लानिंग कमीशन है, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, हालांकि इस योजना का ये योजना आयोग जो था इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आर्थिक समृद्धि हो और एवं विकास के लिए इस योजनाओं को बनाया गया था, बनाना था। आर्थिक समृद्धि हो यानी कि हमारे देश का विकास हो और उसके देश के विकास के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए किस तरीके से विकास किया जा सकता है, इसके लिए यह योजना बनाई गई थी। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय थी। गैर संवैधानिक निकाय का ये मतलब होता है दोस्तों जो कि संविधान में जिसका कोई उल्लेख नहीं हुआ हो। संविधान में जिसका कोई उल्लेख नहीं होता है तो उसके साथ कभी भी कोई भी संशोधन करके उसको बदला जा सकता है। तो इसलिए ये दोस्तों इसका कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक निकाय निकाय था। और इसका जो अध्यक्ष होता है, वो पदेन अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है। यानी कि जो उस टाइम पर जो पद पर होता है, पीएम के पद पर जो होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। इसलिए इस योजना आयोग के जो पहले फर्स्ट जो अध्यक्ष बने थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद दोस्तों अगर जब इस योजना आयोग को जब खत्म किया गया था तो उसके इसके जो अंतिम जो अध्यक्ष थे यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर ही दोस्तों इस योजना आयोग को एंड कर दिया गया था, इसलिए यह लास्ट इसके अध्यक्ष थे। फिर इसको दोस्तों मॉडिफाई करके दूसरा दूसरे मतलब इसका ही नाम चेंज करके, योजना आयोग का ही नाम चेंज करके एक नया आयोग बनाया गया था। उसकी आगे जिक्र करेंगे दोस्तों कौन सा आयोग बनाया गया था। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इस इसके जो उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन जो थे वो आपके फर्स्ट जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम जो इसके उपाध्यक्ष थे वो मोटेक सिंह अहलूवालिया थे। अहलूवालिया इसके अंतिम अंतिम उपाध्यक्ष थे। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जब जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए थे तो इन्होंने योजना आयोग को एंड कर दिया गया था। फिर इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि योजना आयोग अब सही काम नहीं कर रहा है और हम हम एक अपना सिस्टम, नया सिस्टम लाएंगे। और इसी योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया है मोदी जी ने। तो उस इस आयोग का नाम रखा गया था नीति आयोग। क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो वादा किया था जो नए सिस्टम लाने का, तो इन्होंने जो वादा किया था उसी उसका ही नाम नीति आयोग था। क्यों, हालांकि यह योजना आयोग का ही पुराना नाम था। तो मोदी जी ये आयोग लाए थे, इसलिए ये योजना आयोग के अंतिम लास्ट अध्यक्ष थे। और नीति आयोग के अगर हम बारे में बात डिस्कशन करेंगे दोस्तों, इसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। और इसकी फुल फॉर्म के अगर बारे में बात करें, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, नीति कमीशन कहते हैं। और इसकी जो दोस्तों इसकी जो स्थापना, पहले तो इसकी घोषणा हुई थी। और इसकी घोषणा जो हुई थी दोस्तों, इसकी जो अनाउंसमेंट जो हुआ था वो 15 अगस्त 2014 को हुआ था कि इसको योजना आयोग की जगह पर हम एक नया सिस्टम लाएंगे, नई नई पद्धति लाएंगे जो और अच्छा काम करेगी योजना आयोग से। और जिसका इनका जो मतलब था, ये योजना 15 वर्ष के लिए आई गई थी। जो योजना आयोग था वो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी। और इनकी जो योजनाएं थी
वो 15 वर्ष के लिए बनाई जाती थी। यह जो योजना, इनकी जो ये नीति आयोग जो था, वो 15 वर्षों के लिए काम करेगा, यह इनका प्लानिंग था। तो घोषणा जो हुई थी 15 अगस्त 2014 को हुई थी, और लेकिन दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई नीति आयोग की, वो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम इसकी बात करते हैं नीति आयोग की, तो ये जो नीति आयोग जो है, वो आपका दोस्तों इसका मतलब होता है, ये योजनाओं को सोचकर देता है। जो योजनाएं, जितनी भी योजनाएं आए उनको सोचता है, समझता है और उस पर तर्क करता है, यानी कि उस पर बुद्धि लगाता है। कोई भी योजना आए और बुद्धि लगाने के बाद फिर उस योजना को दिया जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे सरकार ने अगर कह दिया कि हम उद्योगों के लिए, उद्योगों पर एक योजना लाना चाहते हैं और आप उस योजना को बना के हमको दीजिए, यानी कि ये नीति आयोग इस योजना को बना के देगा ये उद्योग से संबंधित। और इस नीति आयोग का दोस्तों एक्चुअली में इसीलिए ही गठन किया गया था, जिससे कि ये अपनी बुद्धि लगाए योजनाओं पर बनाने के लिए, उस योजनाओं को एक अच्छा विजन विजन दे, और उस पर सोच समझ कर एक उसको एक विजन के साथ तैयार करे उस योजना को, जिससे ये योजनाएं जो बनाई बनाई जाती हैं वो सरकार को बताएं कि हम इस पर, ये जो योजना है दोस्तों, इससे ये योजना ये बताती है कि सरकार को क्या काम करना चाहिए, सरकार किस तरीके से विकास कर सकती है, किस क्षेत्र का कितना विकास कर सकती है। तो ये सब जो योजनाएं देते हैं वो सरकार को, वो नीति आयोग बना कर देते हैं। तो इस तरीके से ये नीति आयोग का काम हो गया। अगर हम दोस्तों बात करें नीति आयोग की, यह भी गैर संवैधानिक निकाय है, और मैंने आपको बताया था जो भी गैर संवैधानिक निकाय होती है वो आपकी कभी भी वो संशोधित होकर कुछ भी हो सकता है उसके साथ, क्योंकि इसके लिए बिल वगैरह कुछ भी पारित नहीं होते हैं, और इसकी ये आपकी सलाहकार एक नीति निकाय होती है। सलाहकार का मतलब यही हुआ दोस्तों, यह योजनाओं को सोच समझ कर सलाह करके ये सरकार को योजनाएं बताती है, देती है। फिर सरकार फिर उन योजनाओं को बढ़िया तरीका से इम्प्लीमेंट करती है, एक टारगेट एक लक्ष्य के साथ, जिससे फिर देश का विकास हो जाता है। और विकास कई क्षेत्रों में दोस्तों होते रहते हैं। और यह जो आपका यह दोस्तों बात करें, यह सरकार का थिंक टैंक इसको भी कहा जाता है। थिंक टैंक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये योजनाओं को सोचता है, विचारता है, बुद्धि लगाता है, फिर इस योजनाओं को सरकार को देता है। अगर हम दोस्तों नीति आयोग के बारे में बात करते हैं, इसके जो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं, वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, इसके उपाध्यक्ष जो थे, वो प्रथम जो थे उपाध्यक्ष, वो अरविंद पनगड़िया जी थे। और इसके वर्तमान में जो दोस्तों उपाध्यक्ष हैं, वो सुमन बैरी जी हैं। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे, वो फर्स्ट जो थे वो सिंधुश्री खुल्लर थे, और वर्तमान में आपके वी वी आर सुब्रमण्यम जी हैं। इस तरीके से दोस्तों ये आपका नीति आयोग काम करता है। अगर हम दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, तो एक पॉइंट और है आपका एनडीसी। एनडीसी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। इसका काम होता है कि जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। और यह सब विकास देखने के लिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ देखने के लिए जो काम करता है वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद देखता है। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। इसके अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। स्थापना 1952 में हुई थी, तो उस टाइम पर इसके जो अध्यक्ष थे वो भी पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान में आपके मोदी जी हो जाएंगे। वही दोस्तों लिखा है, ये नीति आयोग द्वारा तैयार तथा योजनाओं को अनुमोदन भी देता है। यानी जो एनडीसी का एक काम और है दोस्तों, जो नीति आयोग द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके लिए उनको पास कराए, और उनको पास कराए सही ठीक ठीक ठाक से उनको इम्प्लीमेंट कराए, ये सब एनडीसी का काम होता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।